Hello everyone, I am Pinky. Welcome to my MJ classes. So students, in my last previous video, I have discussed about the charging by induction and gold leaf electroscope. So students, I hope कि आपको वो basic concept clear हो गया होगा. तो students, अगर आपको मेरे सारे basic concepts 11th 12th क्लास की फिजिक्स से रिलेटेड अच्छे लग रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड शेयर माई वीडियोज टू ऑल दी स्टूडेंट्स. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट कर सकते हैं. मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं और आपके लिए अच्छी वीडियोस लेकर आऊं. तो स्टूडेंट्स प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन एंड शेयर माय वीडियोस टू ऑल द स्टूडेंट्स. So students, in this video today we will cover two topics. First topic is about the comparison between charge and mass and the second topic is about the Coulomb's law. So students, first of all we will discuss about the comparison between charge and mass. So students, charge और mass सबसे पहले हम देखते हैं कि होता क्या है. ये चार्ज और मास ये दोनों ही क्या होती हैं, प्रॉपर्टी होती हैं मैटर की. मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? चार्ज एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज मास. तो स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जो चार्ज और मास ये दोनों ही क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी है. ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है. तो चार्ज ऑन अ बॉडी में बी पॉजिटिव और नेगेटिव. जो बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. हम कहते हैं कि जो बॉडी है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और कई बार हम कहते हैं कि दिस बॉडी इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी. सो स्टूडेंट्स, चार्ज ऑन अ बॉडी मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एंड इन केस ऑफ मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव. कि जो बॉडी का जो मास रहता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है. क्या आपने कभी भी किसी को बोलते हुए सुना है नेगेटिव मास ऑफ द बॉडी? जो बॉडी का जो मास होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है. ठीक है, क्या हम जैसे हम कभी भी मार्केट जाते हैं तो क्या हम ये कहते हैं कि हमें -5 kg आलू दे दो या फिर हमें -5 kg या -2 kg राइस दे दो? नहीं, हमेशा जो वेट होता है, जो मास होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है. सो फर्स्ट डिफरेंस इज अबाउट चार्ज इन अ बॉडी में भी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और लेकिन जो बॉडी का जो मास है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं रहता. एंड द सेकेंड कंपैरिजन इज चार्ज इज क्वांटाइज्ड. इसके बारे में स्टूडेंट्स मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि जो चार्ज होता है वो हमेशा क्वांटाइज रहता है. मैंने क्या बताया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, कि जो चार्ज होता है वो हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफर होता है, क्वांटा की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, मींस इंटीजर की फॉर्म में ट्रांसफर होता है. कि जो चार्ज होता है हमेशा कैसे ट्रांसफर होता है, कभी एक इलेक्ट्रॉन जाता है, कभी 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, कभी 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं. हम ये नहीं कह सकते कि जो चार्ज है वो फ्रैक्शन की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं या फिर डेसिमल्स की फॉर्म में ट्रांसफर हो रहे हैं. हमेशा जो चार्ज है वो इंटीजर की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं. और इसका मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, Q इज इक्वल्स टू +-NE. तो जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है. ठीक है, लेकिन जो मास होता है वो क्वांटाइज्ड नहीं होता. ठीक है, हम वही पहला वाला एग्जांपल अगर हम लेकर चले कि जब हम मार्केट जाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हमें 2.5 किलो चावल दे दो, या 2.5 किलो आलू दे दो, या 2.5 किलो टमाटर दे दो. ठीक है, या फिर 1.5 किलो दे दो. तो हम यहाँ से क्या देखते हैं कि जो मास है वो क्वांटाइज्ड नहीं होता है, लेकिन जो चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है, क्वांटाइज्ड होता है. जो चार्जेस है वो हमेशा क्वांटा की फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं. नाउ द थर्ड कंपैरिजन इज अबाउट फोर्स बिटवीन चार्जेस कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव. अब मैंने आपको बताया था कि जो चार्जेस होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, जो सेम नेचर के जो चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं. तो सेम चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो हमेशा क्या होता है, या तो अट्रैक्टिव होगा अगर सेम नेचर के चार्जेस होंगे, और अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा चार्जेस के बीच में. लेकिन मास के केस में क्या होता है, हमेशा कैसा फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है. The gravitational force between two masses is always attractive. आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ा होगा. लेट्स सपोज जैसे ये मार्कर है, अगर मैं इसको नीचे की तरफ फॉल कराऊं तो क्या होगा, ये क्या होगा, अर्थ की तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी. ये एक बॉडी अर्थ की तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी. दैट मीन्स हमेशा
टू मासेस के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। लेकिन चार्ज के केस में क्या होता है, जो फोर्सेस होते हैं वो हमारे अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं और रिपल्सिव भी हो सकते हैं। नाउ द फोर्थ कंपैरिजन इज दैट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, कि जो चार्ज है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अगर कोई बॉडी है, ठीक है, और उसके पास अगर मास है तभी उसके ऊपर चार्ज ऑक्यूपाई करेगा, अगर उसके ऊपर मास ही नहीं होगा तो चार्ज भी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम का उसके ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ मास भी तो होता है। हम ये तो नहीं कह सकते ना कि उसके ऊपर सिर्फ चार्ज ही होता है, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास भी होता है। क्या मास होता है, 9.1 × 10⁻31 kg, इतना मास होता है। तो हम यहाँ से हम क्या देखते हैं कि जो चार्ज होता है, ठीक है, वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता। चाहे छोटा सा ही पार्टिकल ले लो, उसका भी कुछ ना कुछ मास होता है और उसके ऊपर चार्ज भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन मास के कंपैरिजन में क्या होता है, मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, जो मास है वो चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन चार्ज मास के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। नाउ द फिफ्थ कंपैरिजन इज दैट चार्ज ऑफ द बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन स्पीड, ठीक है, कि जो चार्ज होता है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मान लो कि इलेक्ट्रॉन ही ले लेते हैं, अगर हमने उसको लाइट की स्पीड से हम उसको ट्रेवल करा रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो क्या उसका जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, क्या वो वेरी करेगा, क्या वो बार बार बढ़ता रहेगा या घटता रहेगा, नहीं, जो उसका जो चार्ज है वो वही रहेगा, वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, चाहे उस इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी भी हो। तो उस जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, वो स्पीड के साथ वैरी नहीं करता। लेकिन इन कंपैरिजन टू मास, एज मास ऑफ द बॉडी डिपेंड अपॉन स्पीड, कि बॉडी का जो मास है वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। आपने एक फॉर्मूला भी देखा होगा, m इज इक्वल्स टू m नोट अपॉन में √1 - v² अपॉन में c²। आपने 11th क्लास में फॉर्मूला देखा होगा, where m नोट इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड c इज द स्पीड ऑफ द लाइट। तो होगा क्या, लेट्स सपोज मैंने ये मार्कर लिया, ठीक है, इसको मैंने v वेलोसिटी से, इसको ये क्या कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं कहूँ कि अगर ये मार्कर क्या करे, स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे, ठीक है, अगर कोई भी हमने ऑब्जेक्ट लिया है और ये क्या कर रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहा है, तो यानी कि अगर मैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूं तो क्या होगा, m इज इक्वल्स टू m नोट अपॉन में 1 माइनस, अब जो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो क्या हो गई, लाइट की स्पीड के इक्वल हो गई, और क्या होगा अब यहाँ पर क्या, √, तो c² से c² कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, 1 - 1 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या हो गया यहाँ पर, m नोट अपॉन में 0, तो m नोट अपॉन में 0 क्या हो गया, इनफाइनाइट। तो दैट मीन्स जो बॉडी का जो मास है वो कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो स्पीड के साथ क्या हो रहा है, जो बॉडी का जो मास है वो क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स अगर लाइट की स्पीड से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट की जो मास है, उस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो दैट मीन्स we can say that as mass of the body depend upon speed, कि जो बॉडी का जो मास है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो चार्ज है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता। नाउ द सिक्स्थ कंपैरिजन इज दैट यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, कि हमें पता है कि जो चार्ज की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, कूलम, एंड द यूनिट ऑफ मास इज kg, की जो मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, kg होती है। नाउ द लास्ट कंपैरिजन इज दैट चार्ज कैन बी 0 बट मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी 0, कि जो चार्ज है वो 0 भी हो सकता है। जैसे लेट्स सपोज न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का कुछ ना कुछ मास तो होता है, लेकिन क्या उसके ऊपर कोई चार्ज होता है, नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। लेकिन मास ऑफ द बॉडी कैन नॉट बी 0, लेकिन किसी भी बॉडी का जो मास है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो चार्ज कैन बी 0 बट मास कैन नॉट बी 0। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। नाउ स्टूडेंट्स, नाउ द सेकंड टॉपिक इज अबाउट कूलम्स लॉ। तो अब आइए अब देखते हैं कि कूलम्स लॉ क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज अ चार्ज Q1 एंड दिस इज अ चार्ज Q2। तो स्टूडेंट्स, हमेशा ये याद रखना, जो चार्जेस के बीच में
जो फोर्सेस लगते हैं उन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, और आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जैसे लेट सपोज ये क्या है, एक बॉडी है जिसका मास m1 है, और ये क्या है, दूसरी बॉडी है जिसका मास क्या है, m2, और इन दोनों बॉडीज के बीच में जो डिस्टेंस है r। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना कि जब मासेस के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्सेस कहते हैं, और जब चार्जेस के बीच में जो फोर्सेस लगते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। तो ये जो दोनों चार्जेस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है वो कितना है, r। कि जो ये दोनों चार्जेस हैं वो कितने डिस्टेंस से सेपरेटेड है, r डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्सेस होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ ने क्या बताया था कि कोई भी दो चार्जेस है Q1 और Q2, और ये दोनों के दोनों चार्जेस क्या है, r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस, कि इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट मींस कि ये जो दोनों चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का साइन पता हो और प्रोपोर्शनलिटी का साइन के बारे में पता हो कि इनवर्स का मतलब क्या होता है, कि अगर दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्सेस उतना ही कम होगा। ठीक है, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यही है कि यहाँ पर डिस्टेंस अगर हमारा दोनों चार्जेस के बीच में जितना ज्यादा होगा फोर्स हमारा उतना ही कम होगा। और प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है कि अगर ये दोनों चार्जेस जितने ज्यादा एक दूसरे के पास होंगे फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, और अब क्या देखते हैं, अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, कंबाइन कर दूं, तो क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them. Now अब मैं क्या करूंगी, इस proportionality के साइन को हटाकर हम क्या लगा देंगे, constant of proportionality। तो मैंने इस proportionality के साइन को हटा के मैंने क्या लगा दिया, k, which is the force constant, and k into में q1 into में q2 divided by r square. So this is the Coulomb's law। ठीक है, so students अभी मुझे याद आया कि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाके आप जल्दी से जाके फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। सो आइए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि एग्जाम में कूलम्ब्स लॉ को कैसे रिप्रेजेंट करके आएंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। नाउ लेट्स सी, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ the force of attraction or repulsion between two stationary point charges, जैसे हमने 2 पॉइंट स्टेशनरी चार्जेस लिए हैं Q1 एंड Q2। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन कब होगा, जब दोनों सेम नेचर के चार्जेस अनलाइक चार्जेस होंगे तभी अट्रैक्ट होंगे, और अगर ये सेम नेचर के चार्जेस होंगे तो क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो वही ये बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन two stationary point charges is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the distance of the two charges। इन दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसका क्या होगा, inversely proportional। So this is our equation first and this is our equation second। Now on combining these two equations we get force is directly proportional to the product of the two charges and inversely proportional to the square of the distance between them। Now this is the proportionality। अगर हम इस proportionality के साइन को हटा देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, and k is the constant of proportionality which is known as electrostatic force constant। अब इसके फ्री स्पेस में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, और जो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो और क्या होती है, 1/4πε0। ठीक है, तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स पर मीटर स्क्वायर।
तो स्टूडेंट्स, ये जो परमिटिविटी होती है वो हर मीडियम की अलग अलग होती है। ये मीडियम टू मीडियम डिपेंड करती है। वाटर में अलग इसकी वैल्यू होती है, ऑयल में अलग वैल्यू होती है, वैक्यूम में तो आप देख ही रहे हैं वैक्यूम की ये वैल्यू होती है। तो इसको रट लो, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होती है और कई बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल के साथ भी आ जाते हैं ये वैल्यू। तो आपको किसी भी और मीडियम की वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस परमिटिविटी और फ्री स्पेस की वैल्यू को याद कर सकते हैं। तो परमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि टू चार्जेस के बीच में एक तरीके से ये रुकावट पैदा करती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से देखूं कि क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर k की वैल्यू पुट कर दूं, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में r²। तो अब देखिए, अगर परमिटिविटी क्या होगी किसी भी मीडियम की या फ्री स्पेस की, अगर परमिटिविटी क्या होगी, कम होगी, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब कि अगर टू चार्जेस के बीच में क्या होगा, मीडियम जो होगा हमारा वो क्या होगा, अगर उसकी परमिटिविटी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, तो उन चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो दैट मीन्स दो चार्जेस के बीच में रुकावट जितनी कम होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज्यादा होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कूलम्ब्स लॉ। सो स्टूडेंट्स, अब मैं इसके बाद जो मेरी वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें मैं आपको कूलम्ब्स लॉ की वेक्टर फॉर्म के बारे में बताऊंगी कि उसको कैसे, उसका पूरा डेरिवेशन बताऊंगी कि उसको कैसे किया जाता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कूलम्ब्स लॉ का बेसिक कंसेप्ट आपको समझ में आया हो, और आई होप कि आपको मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो भी आपको अच्छी लगी हो। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन and share my videos to all the students.